Hello everyone. Today we will discuss about the vapor pressure of the liquid solution. तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन कब बन सकता है? मतलब एक तरह से सॉल्यूशन किससे बनता है? हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अब हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए? लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए। तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट तो हमेशा कैसा होना चाहिए? आपका लिक्विड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। ठीक है। और जो सॉल्यूट है आपका वो सॉलिड भी हो सकता है, जैसे सॉलिड अगर शुगर इन वाटर तो क्या सॉल्यूशन बनाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड इन लिक्विड वो भी लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। यहां तक कि गैस इन लिक्विड भी क्या बनाता है? आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है। अब इसमें हम बात करें वेपर की, तो वेपर के लिए हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। वो डिपेंड करता है कि वो वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। वो तो हम देखेंगे कि अगर वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा। पर जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हम मेनली बात करेंगे किसकी? वोलेटाइल सॉल्वेंट की। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। अब हम इसको समझने के थोड़ा सा हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते कैसे क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है तो जस्ट सपोज करो ये मेरा एक क्लोज कंटेनर है। मैंने पहले भी समझाया, हेनरी पढ़ाया जब भी बताया था, तो सेम वही है, इसके बारे में सेम सिमिलर सही है। ये मेरा क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड कैसा है मेरा? ये वोलेटाइल है। कैसा है मेरा? वोलेटाइल है। पहले हमने बात की थी हेनरी लॉ के लिए गैस इन लिक्विड बात की थी ना, तो हमने लिक्विड लिया था, उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स डाले हुए थे, वो हमने बात की थी। अब यहाँ पर केस दूसरा है। ये मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ये मेरा कैसा है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अगर कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके इजीली से वेपर बन जाए, जैसे कि आपका पेट्रोल है, थोड़ा सा ऐसे रखो इजीली से वेपोरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ओके। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट के क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। और वेपर क्या आएंगे? जो जहां पर भी जितना भी एम्प्टी स्पेस है इस कंटेनर के अंदर, वहां तक वो उनको क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब जब ये क्लोज जो किसके वेपर बनते गए, कंटेनर मेरा कैसा है? क्लोज है। तो क्लोज कंटेनर है तो ये ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे की मतलब एक तरह से रैंडमली मूवमेंट करेंगे तो इनमें आपस में कोलिजन भी होगा, कोलाइड भी करेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे? नीचे आकर क्या करेंगे? जो लिक्विड की जो सरफेस है उस पे जाकर स्ट्राइक करेंगे। जैसे वो स्ट्राइक करेंगे तो इंस्टेंटली फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, यहां से मेरे लिक्विड का क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं? इवेपोरेट हो रहे हैं और एम्प्टी स्पेस जितना भी है उसको क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और फिर दोबारा से मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होकर दोबारा कहां जा रहे हैं? वो लिक्विड में जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब क्या है? अब वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो कहते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। ठीक है। सॉरी, दोबारा बोलता हूं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द किससे? लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। अगर आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, यानी जो ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इन वेपर्स के थ्रू तो हो रहा है। और कहां हो रहा है? लिक्विड सरफेस के ऊपर। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो क्या है? किससे है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। एक तरह से इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो यही डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface in equilibrium is known as a
वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। समझ में आ गया। अब जो हम वेपर प्रेशर है इसको हम थोड़ा सा जानते हैं कैसे। देखो, अगर हमने क्या कर दिया इस को, अब हमने क्या कर दिया यहां पर ना एक यू शेप की एक मैनोमीटर ट्यूब लगा दी। क्या लगाई है, यू शेप की मैनोमीटर ट्यूब बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, मरकरी जो लेवल है, मरकरी होता है इसके अंदर, क्या होता है, मरकरी होता है। और इसके यहाँ पर नहीं 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9 और ये वहां पर 1, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है। अब हमने इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है। ठीक है। लिक्विड के क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। अब वो वेपर क्या करेंगे, अब उनको स्पेस मिल रहा है कहां से, यहां से निकलने का। जब वो यहां से वेपर निकलेंगे तो ये इतना प्रेशर हो जाएगा कि ये इस मरकरी लेवल को क्या करेंगे, अब ऊपर की ओर राइज कर देंगे, ऊपर की ओर राइज कर देंगे। तो एक, और यहां से हम मान के चलो सपोज करें हमने हीट दे दी। अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे क्या लगा दूं, एक थर्मोमीटर लगा दिया। पहले तो मैंने इसका नॉर्मल वेपर प्रेशर चेक करा कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे कितने वेपर प्रेशर इसका आता है। ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं। इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना चाह रहा हूं मैं, तो मैंने क्या किया, अपने इस कंटेनर को क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो हीट करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट होने स्टार्ट करेंगे। एवापोरेट होने स्टार्ट करेंगे तो यहां से निकलना चाहेंगे और क्या करेंगे, इस मरकरी लेवल को क्या करेंगे, राइज कर देंगे। और धीरे धीरे वो राइज होता वो कहां पहुंच जाएगा, 1 atm तक पहुंच जाएगा। जैसे ही इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 atm के इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटली वो टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जो टेम्परेचर आएगा तो वो इस लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आया। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे, जैसे नॉर्मली तो बच्चे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि भाई जिस पे बॉइल करता है, पर बॉइलिंग पॉइंट को हम अगर इससे डिफाइन करें तो हम बोलेंगे द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है अगर वो 1 atm के इक्विवेलेंट आ जाता है तो उस पॉइंट पे या जो आप टेम्परेचर आता है तो वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ गया। ठीक है। और बॉइलिंग और वेपर प्रेशर को थोड़ा सा हम कैसे मेजर कर सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे इनिशियल देखा था कि भाई इनिशियल तो इसका इतना था जो भी था यहाँ पे, अब वो यहां से लेकर यहां तक, मतलब जहां तक अब जितना यहां तक रह गया, तो अपर और लोअर के बीच का जो डिफरेंस आएगा, तो जितना डिफरेंस आएगा, जितना इसने कवर किया है, तो वो उसका वेपर प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को अफेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला है नेचर, किसका, सॉल्वेंट का, लिक्विड का कह दो। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब हम बात करें फैक्टर की, भाई कौन से फैक्टर जो है वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का क्या है कि अगर मॉलिक्यूल, मान के चलो कोई भी चीज है, अगर उसके वेपर प्रेशर बन रहे हैं, इसका मतलब है जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है आपका AA है, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीक है। अगर उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो तभी तो इंस्टेंटली किस फॉर्म में आ रहे हैं, वेपर की फॉर्म में आ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जितना ज्यादा, मतलब जितना वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो है मेरा किस तरह का, नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में, डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक ईथर है अपना, डाईमिथाइल ईथर CH3O CH3। और अगर हम बात करें दूसरे किससे बात करें, इथाइल अल्कोहल से, वो भी वोलेटाइल सॉल्वेंट ही है, बट इसके अंदर जो इंटरेक्शन देखी गई है वो इसके कंपैरिजन क्या है, वीक है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसमें थोड़ी सी इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है, बट इसमें इंटरेक्शन क्या है, वीक है, जिस वजह से इनके वेपर प्रेशर जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है। दूसरा फैक्टर है मेरा टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर से क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि वेपर प्रेशर हाई होंगे, लो होंगे। ठीक है।
दूसरा फैक्टर मेरा क्या है, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर से क्या होगा, मान के चलो ये लिक्विड है और ये ए है, ठीक है। अब सपोज करो कुछ यहां तक ही इनके वेपर प्रेशर बन पाए थे। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इनको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हीट करने से मॉलिक्यूल में अब और ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब उसके वेपर्स ज्यादा बन जाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाईली रैंडमली मूव करेंगे। तो जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो था मेरा फैक्टर, ठीक है, टेम्परेचर का। और जो मेनली बताया गया कि वेपर प्रेशर क्या करेगा, जो भी बताया, जो मैंने आपको बताया ही है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे किससे, जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जल्द से ज्यादा वेपराइज होंगे। कह रहे द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड विद टेम्परेचर, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, वो डिफरेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको हमने मतलब कैलकुलेट किया है क्लॉसियस कैलिब्रेन इक्वेशन। मैं लिख देता हूं, इक्वेशन वो क्या कहता है कि log P2 बाय P1, ठीक है, इक्वल आ जाएगा ये आपका डेल्टा H म्यू, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और अपॉन में 2.303 R, और यहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर आ जाएगा 1.1 और ये T2, ठीक है। तो यहाँ पर P2 तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने टेम्परेचर मान के चलो नॉर्मल टेम्परेचर पे देखा, उसका प्रेशर कितना था, कुछ ना कुछ तो होगा, और जब नॉर्मल दूसरा टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यही है। इसके बाद है हम बात करते हैं 1 by 1 की। तो अभी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ये आगे भी बताऊंगा मैं वैसे। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर, दो हम पढ़ेंगे अपने इसमें, एक लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे, एक सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा रोड्स लॉ, तो उसमें भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब क्या है देखो, ये मेरा क्या है, प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड के क्या होंगे आपको पता ही है, जो प्योर सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका हाई होगा। यानी अगर मैं प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं, सॉल्वेंट को मैंने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज करो PA, चलो सॉल्वेंट ही लिखते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इस टाइम हाई है। अब आपने इसके अंदर जो सॉलिड डाला है वो सॉलिड है आपका नॉन वोलेटाइल, ठीक है। कैसा है वो, नॉन वोलेटाइल है। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने क्या किया, जो लिक्विड की जो लेयर थी, जो लिक्विड की लेयर थी, इनके बीच में वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या हो गए, वो ऑक्यूपाई कर गए, क्या कर गए, ऑक्यूपाई कर गए, जिसकी वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है अब वो इनसे कम, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है अब वो कम वेपराइज हो रहे हैं। तो कम वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आया। यानी अब अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो तो उसी का ही है, किसका, जो प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉलिड में तो सॉलिड का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि जो सॉलिड है मेरा कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल है। तो यानी नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सारा बता ही दिया मैंने आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड। अब देखो लिक्विड, लिक्विड में क्या होगा, यानी जो दोनों के दोनों आपके लिक्विड प्लस लिक्विड क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो लिक्विड भी यहाँ पे क्या है,
वोलेटाइल है, और दूसरा लिक्विड भी क्या है यहाँ पे वोलेटाइल है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वोलेटाइल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्या क्या सिस्टम है कि भाई जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैं आपको कि बोथ द कंपोनेंट हमारे क्या हैं, वोलेटाइल है, ठीक है। एक मिनट, तो मैं बात कर रहा था किसकी, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड की। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों के दोनों लिक्विड हैं वो भी क्या है, वोलेटाइल है, ये भी क्या है, वोलेटाइल है। तो थोड़ा समझने के लिए तो अगर देखें तो इसका भी कुछ ना कुछ अपना एक वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना कुछ ना कुछ एक वेपर प्रेशर होगा। अगर दो हम लिक्विड ले ले, ठीक है, लिक्विड का मतलब है एक सोल्यूट, एक तरह से हमारा एक सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे, तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो हर गैस क्या करेगा, हर जो लिक्विड होता है वो अपना एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यही बताया है कि बोथ कंपोनेंट विल इवेपोरेट एंड eventually state of equilibrium is reached between the vapor and the liquid phase. The total vapor pressure of the solution in this case will be the sum of the partial vapor pressure of each component in the solution. क्या होगा, the total vapor pressure of the solution in each case will be the sum of partial vapor pressure of the each component in the solution according with Dalton's law, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको और समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको राउल्ट्स लॉ से करते हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है फॉर लिक्विड के लिए, कहता है कि जो दोनों की उसमें क्या है कि जो दोनों के दोनों लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड है, वो आपके वोलेटाइल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वो वोलेटाइल भी होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें टू मिसिबल लिक्विड जो मेरे क्या है, वोलेटाइल है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सपोज करो ये मेरा एक क्लोज कंटेनर है, ये दूसरा मेरा क्लोज कंटेनर है, ठीक है। और इन दोनों को बनाएगा तो ये टोटल मेरा एक क्लोज कंटेनर है, ये नहीं सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा लिक्विड है लिक्विड है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये मेरा कैसा है, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट सपोज करो मेरा ए लिक्विड है और सपोज करो मेरा ये बी लिक्विड है, ठीक है। तो ये भी मेरा प्योर ही है, ठीक है, दोनों मेरे क्या है, प्योर है। और प्योर है तो इसका क्या होगा, उसको हमने पी नॉट ए रिप्रेजेंट किया। पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट कंपोनेंट में ए की बात कर सकता हूं और बी की बात कर सकता हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, और इसका भी वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मेरा क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के यहाँ पे क्या होंगे, मोल्स होंगे, इसको हमने Na लिख दिया और इसके मोल्स क्या होंगे, Nb लिख दिया। समझ में आ गया। तो जब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोनों सोल्यूशन को हमने इसमें डाल दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये जो Pa है, ये P के A क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ दैट कंपोनेंट। समझ में आई, वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट सोल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। इसके अंदर Pb भी होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। अब ये जो मोल्स हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो Na प्लस Nb होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि अगर आप x से निकाल लोगे तो x से किसके इक्विवेलेंट होगा, Na अपॉन में Na प्लस Nb, और x भी किसके इक्वल होगा, Nb अपॉन में Na प्लस में Nb, ठीक है। तो यानी ये कहा गया है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, जो भी वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। समझ में आया कि जितना मतलब उसके अंदर जो भी आप डालोगे, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, जितना वेपर प्रेशर होगा। तो ऐसे ही क्या होगा, पीबी का भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, एक्स भी होगा, ये एक्स भी हो गया, ठीक है। अब इनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या यूज किया है, यहां पर पी नॉट ए। तो यहां इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू में
एक्स ए। अगर पीबी की बात करोगे तो जो दूसरा कंपोनेंट है तो पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, ठीक है। और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर तो इन दोनों कंपोनेंट पे इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो रॉड्स लॉ की डेफिनेशन क्या आई है कि रॉड्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए 2 or more miscible volatile liquid, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component of the solution at a given temperature is directly proportional to its mole fraction. The partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution according to Rod's law आया है। या फिर आप इसको ऐसे भी सकते हो कि vapor pressure of that component is equal to the mole fraction of that component, which is multiplied by the vapor pressure of that component in the solution। दोबारा बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बोली है कि अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विच इज मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। बस आपने बस सिंपल से इसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है। आप ये भी बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इन दोनों डेफिनेशन को इसी में लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको देखते हैं, इतना समझ में आ गया। अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो कैसे करेंगे, ये देखो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पी ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये भी आपको समझ में आ गया। पी बी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी इंटू में एक्स बी के इक्वलेंट होगा। और टोटल प्रेशर हम किसके इक्वलेंट होगा, वो इनके पी ए प्लस पी बी के इक्वलेंट होगा, ठीक है। अगर आप पी ए की वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक्स ए किसके इक्वलेंट होता है, 1 माइनस एक्स बी के इक्वलेंट होता है पी नॉट ए, जो किसकी, ये क्या हो जाएगा आपका पी टोटल और प्लस पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। एक बात और बताना भूल गया मैं, आपको बताता हूं मैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई, इसको आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। एक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां से इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स बी कॉमन है, तो आप इसका लिख सकते हो पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये किसके इक्वलेंट, टोटल आपका पी टोटल के इक्वलेंट है, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, देखो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर और इसका मतलब है कि यहां पर एक्स ए की वैल्यू, जैसे सपोज करो ये 0.3 है, ये 0.7 होता है तो 1 होगा। अगर आप किसी भी वैल्यू को, ध्यान सुनना, अगर आप किसी भी वैल्यू को मतलब 1 से कम से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज करो जैसे इसकी वैल्यू 0.7 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी मान के चलो जो भी आई है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन जो है आपका पी ए की वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी। समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि इसके अंदर जो आपका एक्स ए है उसकी जो वैल्यू है 1 से कम है। अगर आप उसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे, पी नॉट ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो पी ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस आएगी, इसकी आएगी लेस। और ये जो पी नॉट ए वेपर प्रेशर है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो टोटल सॉल्यूशन है ना हमारा, जो टोटल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पी ए की वेपर प्रेशर है ना, जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन उसके वेपर प्रेशर क्या हो गए, कम हो गए। टोटल की बात नहीं कर रहा मैं, जब उन दोनों को मिक्स किया, जब उन दोनों को मिक्स किया। और मैंने ये तो बताया, क्योंकि डाल्टन लॉ क्या कहता है कि ईच गैस
exert its own pressure after mixing, कि आफ्टर मिक्सिंग करने पर भी हर गैस क्या करती है, अपना एक जो प्रेशर होती है वो एक्सर्ट करती है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो PA है आपका, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, कम है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। वो कैसे प्रूव किया गया कि जो XA है वो हमेशा 1 से लेस होता है, और जब किसी उसको दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी। ठीक है, तो इस वजह से प्रूफ होता है कि जो PA है वो आपका लेस होता है, और जो P0 A की वैल्यू वेपर प्रेशर की होती है वो ज्यादा होती है। इस समझ में आ गया किसके लिए बात कर रहे हैं, टोटल कंपोनेंट के। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना दोबारा मेरे से। ये बात समझ में आ गई, यहां तक हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको रोल्स लॉ की डेफिनेशन क्लियर कर दी है। ठीक है, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि जो रोल्स जो ये सॉल्यूशन है, लिक्विड है, ये भी क्या करता है, आइडियल गैस का जो रूल होता है PV=nRT, उसको भी ये फॉलो करता है। यानी एक तरह से ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बन जाते हैं। समझ में आया, जो वोलेटाइल होते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्यों बोला उनको हमने, क्योंकि ये भी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच फॉलो द रोल्स लॉ, क्योंकि रोल्स लॉ किसको फॉलो करता है, आइडियल गैस इक्वेशन को। समझ में आया, तो आइडियल, क्योंकि हम बात करें किसकी, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच फॉलो द रोल्स लॉ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, जो विच डू नॉट फॉलो द रोल्स लॉ। वो वाक्य हम आगे करेंगे जब आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है यही है कि फॉर द टू लिक्विड सॉल्यूशन विच आर वोलेटाइल और होमोजेनियस सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, मिसिबल। सेकंड मैंने बताया आपको कि जनरली क्या करते हैं, आइडियल गैस जो इक्वेशन है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यानी ये इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं आइडियल लिक्विड्स। तो आइडियल लिक्विड्स कैसे होंगे, एग्जांपल अगर आप बात करो, जैसे क्लोरोबेंजीन प्लस में ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस में ब्रोमोबेंजीन, और जैसे टॉलिन प्लस में आप बेंजीन ले सकते हो। ठीक है, और आप बात कर सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है, मेरे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं कि अगर आपके कंपोनेंट इन वेपर फेज में हो, ये इस पे न्यूमेरिकल भी है आपके। एक तो ये कि उस तरह से आपको अगर वेपर प्रेशर निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए वेपर फेज। अगर लिक्विड फेज में आएगा तो लिक्विड फेज में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट आप समझ रहे हो कि ए और बी के बारे में बात कर सकता है। अगर इन लिक्विड फेज में आता है, इन लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज में तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, PA इज इक्वल टू क्या होता है, P0A इंटू XA। तो यहां से आप निकाल सकते हो PA अपॉन में P0A इक्वल टू XA, इस तरह से निकाल सकते हो। बट अगर हम आपको क्वेश्चन आता है इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, तो वेपर फेज के लिए हमने यहां पे बना रखा है YA और YB। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, PA अपॉन में P टोटल, PA अपॉन में P टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB अपॉन में P टोटल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि PA कौन सा लें, जो PA क्या हो जाएगा आपको निकालना पड़ेगा। PA कैसे निकाल लोगे, वो मैंने बताया, PA इज इक्वल टू XA इंटू P0A। आपको उस कंपोनेंट का जो सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट था, जो दो कंपोनेंट होंगे उसमें एक का वेपर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देगा, वो उसका मोल फ्रैक्शन भी दे सकता है। अगर मोल फ्रैक्शन देगा तो नंबर ऑफ मोल्स देगा, तो नंबर ऑफ मोल से आप इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। हम जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम वहां से क्या निकाल लेंगे, PA निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको PB भी निकालना पड़ेगा, और PB भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, P टोटल निकालना पड़ेगा। ये तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ये YA और YB कैलकुलेट कर सकते हो इन वेपर फेज। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर वेपर प्रेशर ऑफ ए किसका, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। तो उसमें अभी मैंने वैसे आपसे डिस्कस किया था, ये चीजें दोबारा कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रॉल्स लॉ, फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। रॉल्स लॉ, अभी मैंने आपके रॉल्स लॉ किसके लिए, अब है हमारा सॉलिड इन लिक्विड के लिए।
जो पहला था वो मैंने आपसे बात करी थी, वो लिक्विड इन लिक्विड के बारे में बात करी थी, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड इन लिक्विड की, रॉल्ड्स लॉ के लिए। अब इसमें एक चीज है, वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। ये मान के चलो कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट के अंदर, हाँ, इसके अंदर सॉलिड जो होगा वो मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होगा, जब इस टाइम इसके वेपर प्रेशर क्या है, हाई है। किसके किसके हाई है, हमारे प्योर सॉल्वेंट के। प्योर सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, इस टाइम हाई है। और वो ओके, जब आप इसके अंदर क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तो वो क्या करेंगे, जो लिक्विड की जो सॉल्वेंट की जो लेयर है ऊपर वाले, इसमें हमारे जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो क्या कर देंगे, इन लिक्विड की जो लेयर है इनमें क्या कर जाएंगे, ऑक्यूपाई कर जाएंगे। जब वो ऑक्यूपाई कर जाएंगे तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, अब जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसको ऊपर नहीं जा पाएंगे, इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, अब वो क्या हो गया, कम हो गया। दोबारा बताता हूं, यहाँ पे मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था। प्योर सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, पी नोट ए है, ठीक है। जब आपने इसके अंदर क्या किया, डाला, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरह से, देखो ये वेपर प्रेशर अब यहाँ पर किसका आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैंने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, पीएस से, ठीक है। अब वो वही वाली बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एक्सए के हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ये एक्सए के हैं, ठीक है, जो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि किस तरह से सॉल्वेंट जो भी है, सॉरी सोल्यूट है ना आपका यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक्सए सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि पी नोट ए लगा इक्वल टू एक्सए, ये बात भी समझ में आ गई आपको कि जो प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे तो डिपेंड कर रहा है। इस पे डिपेंड का मतलब क्या है कि अब जो सॉल्वेंट के जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो फिर किसका रह गया उसके अंदर, सॉल्वेंट का ही तो वेपर प्रेशर, जो कुछ भी आ रहा है वो किसका आ रहा है, सॉल्वेंट का ही तो आ रहा है, सॉल्यूट का तो है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई आपकी। तो यहाँ पर हमारे पास है, तो पीएस पी नोट है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, पीएस अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू में एक्स ए, इसको हमने क्या लिखा, पीएस अपॉन में पी नोट, ये इसको बस डिवाइड में ले गया बस यहाँ पे, पीएस अपॉन में पी नोट ए और इक्वल टू यहाँ पे क्या आपका एक्स ए है, क्लियर। अब दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस पीएस अपॉन में पी नोट ए, 1 माइनस, इसको भी 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स ए किसके इक्विवेलेंट है, एक्स बी के इक्विवेलेंट है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप और लिखो तो ऐसे, ये क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू किसके आ गए यहाँ पे, एक्स बी के। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारा किसका, रॉल्ड्स लॉ फॉर किसके लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए तो मैंने क्या बताया इसमें आपको कि भाई जो आपका सॉल्यूशन आएगा, वो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, सॉल्वेंट के ही इक्विवेलेंट होगा, जो उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करने पर आएगा। तो बस उसी को ड्राइव करके मैंने ये फॉर्मूला बनाया। तो जो पी नोट ए माइनस पी एस है, इसको तो हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो पूरा का पूरा अगर आप इसको देखें ये वाला, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि भाई पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज करो था कितना, 250, समझ में आ गया होगा। जैसे प्योर सॉल्वेंट का पहले था मेरे पास पी नोट ए का कितना था, 250 था mm, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जब सोल्यूट ऐड कर दिया,
तो सोल्यूट ऐड कर, सोल्यूट कैसा मेरा नॉन वोलेटाइल है, तो क्या वो इसकी वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज ही करेगा ना। तो सपोज करो अब वो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया कितना है मेरा, सपोज करो 100 आ गया, 100 ml। तो आपसे पूछा किसी ने कि बताइए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आएगा, तो 250 माइनस कितना 100, कितना चेंज आया 150। तो 150 क्या है, वो उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, भाई इतना वेपर प्रेशर क्या हुआ है, लो हुआ है। क्लियर। और अगर पूछे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, तो इसको आप जो 250 माइनस 100 है, इसको आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, इसके प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्ट इक्विवेलेंट है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप लिख भी सकते हो रॉड्स लॉ एज फॉलो, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। किसके लिए बात करें, अब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैसा है सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आ गई। The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction. The relative lowering of vapor pressure in P naught minus P, sorry हाँ ये P naught minus PS upon में P naught. The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. ये आप डेफिनेशन देखो, पेपर में दो चीज पूछी जाएगी, या तो ये पूछेगा कि आपने रॉड्स लॉ बताना है फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, तो फिर उसमें तो आप कौन सा वो डेफिनेशन दोगे कि रॉड्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए वोलेटाइल सॉल्यूशन एट विच, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन की वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो उसमें तो आप ये वाली डेफिनेशन दोगे कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। क्लियर। या फिर आप वो जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई वाला, पी नॉट ए इंटू एक्स ए वाला, ये है, ये डेफिनेशन किसके लिए है, रॉड्स लॉ फॉर किसके लिए, लिक्विड एंड लिक्विड, टू मिसिबल लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। उसमें आप डेफिनेशन इसकी बताओगे कि क्या बताओगे इसमें, कि फॉर ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यही तो होगी सिंपल डेफिनेशन, तो होगी वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट कंपोनेंट, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। अब ये बात आती है कि ये है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ किसका, रॉड्स लॉ फॉर किसके लिए, फॉर सॉलिड सॉल्यूशन के लिए, और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जिसके अंदर हमारा सॉलिड क्या होगा, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। ठीक है, उसमें आप डेफिनेशन क्या बताओगे कि द सॉल्यूशन containing a non-volatile solute at a given temperature is directly proportional to the ठीक है, किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिख भी देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आ रही है। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज relative lowering of vapor pressure is equal to its mole fraction of the solute। ठीक है, for a solution containing non-volatile solute the relative lowering of vapor pressure is equal to its mole fraction of the solute। आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे सही समझ में आ जाएगी डेफिनेशन अब तो आपको। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि भाई जो हेनरी और जो ये जो हेनरी लॉ है स्पेशल केस है फॉर रॉड्स लॉ के लिए। कैसे, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, रॉड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉड्स लॉ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ।
कहता है कि जो हेनरी लॉ होता है वो भी तो यही था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और रॉड्स लॉ भी तो यही है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। डिफरेंस किस चीज का है? हेनरी कांस्टेंट का, P इज इक्वल टू KHX, P इज इक्वल टू P नॉट X, यही तो है। तो कहता है कि जो हेनरी कि the two expression become identical, the two expression become identical when KH become equal to P नोट A। ये दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल हो सकते हैं जब KH हमारा किसके इक्विवेलेंट आ जाए? P नोट A के, P नोट के। तो कहता है कि this implies that Rolle's law becomes special case of Henry law in condition when Henry's law constant become equal to the vapor pressure of volatile component in the pure state। ये बात समझ में आ गई। Even in liquid solution, one of the component which is volatile, even in liquid solution, अगर liquid solution के बात करें तो उसमें एक component क्या हो मेरा? volatile हो, ठीक है। One of the component which is volatile may sometime obey the Henry law। अगर मेरा लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट क्या है? वोलेटाइल है, और सम टाइम इट ओबे द हेनरीज लॉ ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन KH बिकम इक्वल टू इट्स P नॉट A। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया है ओनली इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इफ द सोल्यूट obey Henry's law ideally for a certain range of concentration, the solvent obey ideally Rolle's law for a some range concentration। However, reverse is not true कि भाई Rolle's law Henry law को obey करे, ऐसा नहीं होगा कि Henry मतलब इस तरह को Henry's law को हम मतलब बना सकते हैं एज ए Rolle's law। Rolle's law को Henry में कन्वर्ट नहीं करना हमने, ठीक है। तो दोबारा समझा रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुन लेना कि मैंने क्या बताया कि जो हेनरी लॉ और रोल्स लॉ है दोनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी क्या है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्मॉल फ्रैक्शन है, ठीक है। बट डिफरेंस किस चीज का है? कांस्टेंट का, ठीक है। इसमें KH मेरा हेनरी कांस्टेंट है, इसमें P नोट क्या है मेरा जो है प्योर कंपोनेंट का जो है। कहता है कि जो हेनरी लो कांस्टेंट है मेरा जो है वो रोल्स लॉ बन सकता है, बट वो इन ए स्पेशल केस। वो कब? जब हम कंसंट्रेशन रेंज को वेरी करा दे। कंसंट्रेशन रेंज को वेरी कैसे का मतलब क्या है? अगर हम अपने लिक्विड सॉल्यूशन को जो एक वोलेटाइल है उसको हम क्या कर दे? बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दे, तो हमारा जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? P नोट A के। बस यही है रोल्स लॉ इज ए स्पेशल केस फॉर हेनरीज लॉ। ओके, तो इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको रोल्स लॉ के फॉर्मूलेज आने चाहिए, फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए आना चाहिए, और फॉर ए लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आने चाहिए, और वेपर फेज के, यानी आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए। 3 कौन कौन से? एक तो देखो ये वाला, वो जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, टोटल सारा आना चाहिए, ठीक है। P टोटल आना चाहिए जो मैंने अभी कराए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको पता होना चाहिए वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला, P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट A, ठीक है, इक्वल टू किसके है? XB है, और XB आपको पता है किसके इक्विवेलेंट होता है? NB और NA प्लस NB। NB का मतलब यहाँ पे सोल्यूट है, लेते हैं हम, ध्यान रखना। और एक आपको वेपर फेस वाला YA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA अपॉन P टोटल, ऐसे YB, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले अगर आते होंगे, समझ में आए होंगे, तो आप ये इसके न्यूमेरिकल जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें। थैंक यू।